नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप तुम्हार शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्ण के भेद। आज हम पढ़ेंगे शब्द और शब्द के भेद। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका एक क्रम होना चाहिए। जिस प्रकार पुस्तक में जो क्रम दिया होता है, इसी क्रम से यदि हम अपने दिमाग में सेट करेंगे उस क्रम को, तो ही हम अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज होने की संभावना बहुत रहती है। अब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या बताया गया है? वर्ण और वर्ण के भेद, और भेद के बाद भेदोपभेद। वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द, और फिर शब्द के भेद और भेदोपभेद, और फिर हमें पढ़ना शब्द से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य, और फिर वाक्य के भेद, और आगे भेदोपभेद। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है शब्द से अर्थ जो प्राप्त करते हैं हम, उसके लिए कौन सी शक्ति काम में आती है। फिर वाक्यों के बारे में, फिर वाक्यों में और शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग लगाते हैं, कौन से प्रत्यय लगा करके अलग अलग अर्थ निकालते हैं, और शब्दों को लेकर के इनको जोड़ना तोड़ना, इसमें संधि आ जाएगी, इसी में समास आ जाएगा। सारा व्याकरण जो है इस पे चलेगा। तो इसको ठीक से क्रम से याद करें, ठीक उसी प्रकार याद करें जिस प्रकार पुस्तक में क्रम दिया हुआ होता है। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द प्रकरण। शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन होगी दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जो सार्थक हो। ये परिभाषा है शब्द की। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों का समूह होना चाहिए, कम से कम दो, नहीं तो फिर एक रहता है तो वर्ण ही हो जाता है। शब्द कहाँ से? दो या दो से अधिक वर्णों का समूह होना चाहिए, और वो सार्थक होना चाहिए। दो चीजों पे ध्यान दें, वर्णों का समूह होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। अब मैं जैसे ये एक शब्द लिखता हूं, जल, ये वर्णों का समूह है। जय, ए, ले और ए, चार वर्णों का समूह है ये। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है? शब्द है, और इसका अर्थ भी निकलता है। कोई न कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। सार्थक हो, शय अर्थक, अर्थ के साथ हो। वर्णों का समूह तो हो ही, लेकिन उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तो वो शब्द कहलाएगा, नहीं तो उसको शब्द नहीं कहा जाएगा। जैसे चाय, और साथ में बोलते हैं हम वाय, पानी, वानी। हम दो दो शब्द बोलते हैं, चाय, वाय, पानी, वानी। तो इसमें चाय का तो अर्थ निकल रहा है, वर्णों का समूह है और अर्थ भी निकल रहा है, तो ये क्या है? सार्थक वर्णों का समूह है, तो ये शब्द कहलाएगा। वाय वर्णों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि निरर्थक है, ये सार्थक नहीं है। पानी शब्द है, सार्थक है, वर्णों का समूह भी है और सार्थक भी है। लेकिन वाणी वर्णों का समूह मात्र है, कोई अर्थ नहीं देता, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे। वर्णों का समूह होता है और सार्थक
अर्थ देता हो कोई कोई, तो वो शब्द की श्रेणी में आएगा। अब इसी बीच में एक चीज़ आपको और बता दूं, आगे का पढ़ें उससे पहले, एक तो होता है शब्द, गंगा नदी। ये गंगा जो है ये क्या है? शब्द है, वर्णों का समूह है और अर्थ भी देता है। तुरंत कहते ही हम समझ जाएं कि गंगा एक नदी है। लेकिन पद किसे कहते हैं? एक तो होता है शब्द और दूसरा होता है पद। जब हमने सिर्फ गंगा बोला तब तक वो शब्द था, लेकिन जब शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसका क्या है? अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, इसको एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है। तो अब यहाँ क्या है? गंगा क्या है? पद है, अलग से लिखा हुआ है, तो शब्द है ये, और इसके साथ यानी वाक्य में जब इसको प्रयुक्त कर दिया है, हमने प्रयोग कर लिया है, तो ये पद कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा। ये पद हैं सारे, इनको अलग निकाल के रख देते हैं तो ये शब्द हो जाएंगे, क्योंकि गंगा जो है अब इस शब्द का संबंध अन्य शब्दों के साथ जुड़ गया है और इसको एक व्याकरणिक रूप मिल गया है, इसलिए अब ये पद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे शब्द और पद में अंतर क्या है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है कि शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन, यानी शब्द की परिभाषा। अब पढ़ना है हमें शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये सीधा प्रश्न कभी नहीं आ सकता। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कितने से भेद होते हैं? संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? या फिर प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न बनते हैं। अब आप सीधा सीधा देखें इसको, किस आधार पर जितने भी शब्द हैं भाषा में, उन शब्दों का वर्गीकरण का आधार क्या हो, किस तरह से उनको वर्गीकृत करें हम। तो एक तो प्रथम तो ये है कि शब्द आए कहाँ से, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा ये है कि शब्द बने कैसे हैं, दो दो मिलके बने हैं या एक एक बने हैं या चार चार मिलके बने हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ हैं, सिर्फ अपने आप में ही उनका खंडन होता ही नहीं है, मिल के नहीं बने हुए होते। कुछ ऐसे यौगिक हैं जो मिल के बने हैं, कुछ योग रूढ़ हैं, बहुत सारे पद। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, या कहें कि व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा ये है अर्थ के आधार पर, शब्दों के कितने भेद होते हैं। और चौथा है प्रयोग के आधार पर, शब्दों के कितने भेद होते हैं। जो चार भेद हैं, ये शब्द को पढ़ने से पहले हमें अच्छे से याद हो जाने चाहिए, तो ही हम आगे का याद कर पाएंगे। मैं सीधे तौर से एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, रूढ़ यौगिक शब्द जो है वो कौन से आधार पर भेद है? प्रयोग के आधार पर
यौगिक शब्द है, ये प्रयोग के आधार पर भेद है या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है, किस आधार पर भेद? तो यहाँ क्रमशः हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। उत्पत्ति के आधार पर भेद, क्या मतलब हुआ इसका? हम हिंदी भाषा में जितने भी शब्द काम में लेते हैं वो शब्द आए कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुए, तो इस आधार पर इसके 4 भेद माने गए। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कुछ शब्द आए कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुए, हिंदी भाषा में प्रकट कहाँ से, संस्कृत से आए हुए हैं। तद्भव, जो संस्कृत के शब्द आए थे उनको ही हमने बदल करके प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, तद्भव। और कुछ शब्द जो देशज स्थानीय शब्द हैं वो भी हिंदी भाषा में आए हैं, कुछ विदेशी शब्द भी हिंदी भाषा में आए। तो हिंदी भाषा में जितने शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं ये प्रश्न आता है, 4 भेद। और ये है व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर। को हमारा शरीर है तो शरीर की संरचना क्या है, विविध अवयवों से मिलकर के बना है। कोई भी वस्तु होती है वो विभिन्न चीज़ों से या विभिन्न अवयवों से मिल करके बनती है। हमारा शरीर के नाम पर हम कहें तो हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, किडनी, गुर्दे, बहुत सारे पुर्जे हैं जिनसे मिला करके बना है। ऐसे ही ये शब्द जो हैं ये कैसे कैसे बने हुए हैं, तो एक तरह के शब्द तो ऐसे हैं जिनको रूढ़ कहा जाता है, और दूसरे हैं यौगिक जो योग से बने हैं, और तीसरे प्रकार के जो हैं वो हैं योग रूढ़, जो योग से भी बने हैं और रूढ़ भी हो गए। अब ये क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम एक एक चीज़ को देखेंगे। रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ कौन सा होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न आता है। तो सार्थक और दूसरा है निरर्थक। दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी को शब्द कौन से होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न, लिंग वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन आता है उनको विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा, शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। 2 भेद प्रश्न आता है, प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर प्रश्न बनता है विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न तो बहुत आते हैं। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जितने भी शब्द इसमें आते हैं वो सारे के सारे विकारी होते हैं। लिंग वचन कारक की दृष्टि से उसमें परिवर्तन होता है उनमें। और अविकारी शब्द जो है ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और
और विस्मयादि बोधक। ये जो खाका है ये टिप्स पे तैयार होना चाहिए। फिर आपको बोल करके बताता हूँ, एक बार इस तरह से तैयार होना चाहिए, बहुत आसान है। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी। व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूप, 3 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इतना सब याद कर लेने के बाद कहीं से भी हमें एक तो 4 प्रश्न तो ये तैयार हो गए बेटो। 5वां प्रश्न ये तैयार हो गया, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी क्या होता है, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से शब्दों को कहा जाता है, इनकी परिभाषा। अब फिर छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तद्भव, देशज किसे कहते हैं? विदेशी शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द से क्या अभिप्राय है? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? या शब्द दे करके पूछ लिया जाता है कि क्या ये रूढ़ शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यौगिक शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ये जो 6 प्रकार के शब्द हैं ये सार्थक जिनका सर। और निरर्थक शब्द से क्या अभिप्राय है? अब इसमें विकारी प्रयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे तो विकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी के कितने भेद हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर संज्ञा के बारे में पढ़ना है, फिर सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। प्रत्येक बिंदु को इसी तरीके से पढ़ना है कि इसकी परिभाषा क्या है और इसका वर्गीकरण, भेद कितने हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकरण, और उत्पत्ति के आधार पर इन 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज और विदेशी से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले वाला ये चीज़ें अच्छे से जैसे मैंने याद कर रखी ऐसे ही आप याद करें और फिर प्रत्येक के बारे में आगे पढ़ते चले जाएं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। शब्द भेद कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? शब्द भेद 4। सबसे पहले वाला हम पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले वाला है तत्सम। तत्सम का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तत् और सम। तत् से अभिप्राय है उसके, और सम का मतलब हो गया समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के, शब्द जिनको हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हैं, बिना परिवर्तन के सीधा सीधा प्रयुक्त करते हैं। जैसे चंद्र, पृथ्वी, रक्षा, श्रेय, हस्त, ये शब्द संस्कृत में भी ऐसे कैसे मिलेंगे और हिंदी में भी यूं के यूं काम में लेते हैं हम।
तो ये जो शब्द हैं संस्कृत के शब्द, जिनको हिंदी में हम बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों काम में लेते हैं, तो वो शब्द कहलाएंगे तत्सम। इशारे से यहाँ समझ सकते हैं उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत वाले शब्दों को जब हिंदी में एज इट इज बिना कोई तोड़ मरोड़ परिवर्तन के सीधा सीधा काम में लेते हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में आकर के संस्कृत के शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये तद्भव शब्द क्या है? दूसरा भेद, तत्सम तद्भव, इसी से जुड़ा हुआ है। तद और भव। तद का मतलब है उससे, और भव का मतलब है होना। होना मतलब बने हुए, उससे बने हुए। किससे बने हुए? संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हम हिंदी में ज्यों का त्यों काम में लेते हैं, तो वो तत्सम कहलाएंगे। जैसे चंद्र, चंद्रमा शब्द है, ये तो संस्कृत का शब्द है, और यूं का यूं लिख दिया मैंने तो ये तत्सम शब्द लिखा है मैंने। इस शब्द को थोड़ा मुक्षुक उच्चारण की दृष्टि, थोड़ा सरल करके जब हम काम में लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे चांद। ये हो गया तद्भव। सूर्य, ये संस्कृत का शब्द है, इसको हम थोड़ा सरल करके बोलने लग गए, यानी इसका स्वरूप जो है थोड़ा सा बदल दिया हमने सरलीकरण के चक्कर में, तो इसको बोलने लगे सूरज। तो ये हो गए तद्भव शब्द। उम्मीद करता हूँ ये बड़े आसान हैं, छोटी क्लास वाले बच्चे भी समझ जाते हैं। तत्सम, संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाएंगे। और तत्सम शब्दों को जब हम थोड़ा परिवर्तित करके, सरल करके, उसका रूप बदल करके काम में लेने लगे तो ये क्या हो गए? तद्भव शब्द हो गए। तीसरा शब्द है देशज। देश में जन्मा हुआ, देश में ही पैदा हुआ। लेकिन देश से अभिप्राय यहाँ भारत देश से नहीं है। ये भारत देश तो बहुत बाद में सीमा निर्धारित हुई है। प्राचीन काल में तो छोटे छोटे देश थे, राज्य थे, उन्हीं को देश कहा जाता था। मारवाड़ देश, मालव देश, मगध देश। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय लोग, जैसे आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास का 2, 5, 10 किलोमीटर का जो एरिया है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके वहीं काम में लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार हमने किसी भी वस्तु का नामकरण तय कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दूर दराज जा कर के हम उसको काम में लेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा है नहीं। लोटा पानी पीने का पात्र है ये न तो संस्कृत से आया है, न कोई विदेशी भाषा से आया है, न ये तद्भव है, यानी संस्कृत के शब्द को परिवर्तित करके हमने लिखा है। तो फिर आया कहाँ से? ये हमारी स्थानीय क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार हमने इस शब्द को, एक जल पात्र को हमने लोटा कहना शुरू कर दिया और वो शब्द प्रचलन में आ गए, तो ये देशज शब्द हुआ। अब बहुत सारे हमारे घरों में उपकरण हैं, एक गांव में काम में लेते हैं तो दूसरे गांव वाले उसका नाम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमने अपने हिसाब से उसका नाम तय कर लिया। तो ये शब्द इस तरह के होते हैं, ये सारे देशज शब्द कहलाते हैं, यानी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हमने शब्द बना लिए। अब तीसरा है विदेशी। चौथा, विदेशी का मतलब होता है विदेश में जन्मा। हिंदी भाषा ने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया हुआ, ग्रहित किया हुआ।
ये हिंदी भाषा की प्रवृत्ति है। आप देखेंगे वर्तमान में जो हिंदी भाषा बोली जा रही है इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं है कि अंग्रेजी के हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अरबी फारसी के हैं जो इसको हम हिंदी का ही समझते हैं। तो विदेशी भाषाओं से बहुत सारे अंग्रेज आए, बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में मिक्स कर गए जिसको हम काम में ले रहे हैं आज। मुस्लिम आक्रांत आए तो उन्होंने बहुत सारे शब्द अरबी फारसी के हिंदी को दे गए। आज भी कोर्ट कचहरी में आप देखेंगे अरबी फारसी खूब काम में आ रही है। पढ़े लिखे वर्ग हैं जो आजकल आधे 50% शब्द अंग्रेजी के काम में ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ तुर्की, अरबी, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हिंदी में मिले हुए हैं। वो जितने भी शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको कहा जाता है विदेशी शब्द। तो हम पढ़ रहे हैं कि जितने शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, जो काम में ले रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो हमने इस आधार पर 4 बातें बताई हैं। तत्सम संस्कृत भाषा से आए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं, और संस्कृत वाले शब्दों को हम थोड़ा सा बदल करके काम में ले रहे हैं तो उनको तद्भव कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहीं हमने स्थानीय आवश्यकता अनुसार बना लिए, उनको देशज कहा जाता है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। अब एक बार आप देखें, आपको PDF में दिखाता हूँ कि ये शब्द कौन कौन से हैं और कैसे आए। और इसी के साथ एक चीज और देखें, तत्सम शब्द हमने पढ़ा है। थोड़ा साफ हो जाता है, ये देखिएगा। तत्सम शब्द तत्स्य अभिप्राय उसके समान, ये तो आपको ज्यों कहती हूँ, अर्थात ज्यों कहती हूँ। तत्सम का शाब्दिक अर्थ उसके संस्कृत समान होना है। मूल भाषा संस्कृत की शब्दावली जिसका हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब बात ये है कि तत्सम शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे। परीक्षा में तो आते हैं, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक, IAS तक आते हैं, इसमें से 4 शब्द दे दिए जाएंगे, तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसकी पहचान करने के लिए एक तो मित्रों क्षय जो है ये आधे कै और षटकोण वाले स से मिलकर के बना होता है। तो क्षय जो है ये लगभग जहां आपको लिखा मिलेगा तो समझ लेना ये तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत शब्दों में ये काम आता है। लेकिन जब इसको हम तद्भव बनाते हैं कोई भी शब्द को, जैसे रक्षा शब्द को हम तद्भव बनाएंगे तो आप ये सीधे से यूँ समझ लें कि कुछ अनपढ़ लोग हैं वो रक्षा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रक्षा। पक्षी है तो क्षय को हम बोलेंगे पंछी। भिक्षा, भीख। लक्ष्मण। तो यहाँ जो है क्षय को, जहाँ क्षय मिलता है तो वहाँ तो समझेंगे आप तत्सम शब्द है ये। लेकिन जब इसकी जगह है क्षय मिल जाए आपको, रक्षा, पंछी, क्षय, यानी कि इसकी जगह यदि प्रयुक्त मिले, क्षय मिल जाए या फिर क्षय मिल जाए क्षय की जगह, तो वो शब्द होगा तद्भव शब्द होगा, क्योंकि इसको परिवर्तित करके हमने सरल कर लिया। और सरल करते हैं तो क्षय की जगह हम प्रयोग में लेते हैं क्षय और क्षय। अब इसी तरह से
त्रय है। त्रय से हम कैसे पहचानेंगे तत्सम है या नहीं? री का तय में री शब्द है, उसकी जगह री मिलता है तो समझेंगे आप डेफिनेटली ये तत्सम शब्द है, और री की जगह तय का प्रयोग हमने कर दिया है तो वो होगा तत्सम शब्द। जैसे पितृ शब्द है, ये क्या है? री। री की जगह हमने क्या काम में लिया है? तय। यदि री हो मिलता है आपको, कुछ एक वर्ण है, ये ज्यादा नहीं है, री की जगह तय का प्रयोग मिले तो तद्भव शब्द होगा। पिता शब्द तद्भव है और पितृ शब्द तत्सम है, क्योंकि संस्कृत का है, और संस्कृत वाले में तत्सम में ही क्या मिलती है? री। और तद्भव में क्या हो गया? री की जगह तय। और तत्सम शब्द में मिलेगा त्रय, और तद्भव बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा तय। जैसे रात्रि का त्रय रात, रात्रि तत्सम है और वो तद्भव है। पुत्र पूत। तो री शब्द जहां आता है वहां आप समझेंगे कि री सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में काम में ली जाती है, और री की जगह बदल करके हमने तय कर दिया, त्रय की जगह तय कर दिया, तो वो शब्द होंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द होंगे। वय का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। ये 5-6 शब्द हैं। वय का भी तत्सम होता है। वय की जगह हम क्या काम में ले लेते हैं? वय। तद्भव बनाते तो वय हो जाता है। श्रेय, ये भी तत्सम शब्दों में मिलेगा, और श्रेय की जगह यदि सह काम में सह लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। श्रावण संस्कृत का शब्द है, सावन को हम बोलने लगे सावन, तो श्रेय की जगह क्या बना दिया है? तीसरा सह। सावन स्वश्रु, सास का जो तत्सम शब्द है संस्कृत, वो काम में लेते हैं स्वश्रु, लेकिन इसकी जगह हमने क्या बना दिया? शय बना दिया। श्रृंग सींग, सब जगह री की श्रेय की जगह तीसरे वाला सह हो जाए तो वो तद्भव हो जाएगा, और श्रेय काम में लिया जा रहा है तो वो तत्सम शब्द रहेगा। ये कुछ एक और है इससे संबंधित, ये भी ध्यान करने योग्य बात है। ये जो अनुनासिक है बिंदी वाला, ये तत्सम शब्दों में मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आंधी शब्द लिखेंगे, आंधी तत्सम तद्भव शब्द है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुनासिक में तद्भव शब्दों में पाया जाता है। अंकों के शब्दों को लिखने पर एक को छोड़कर सभी तद्भव होते हैं। एक को छोड़कर के 2, 3, 4 सब तद्भव होते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव, अर्थात उससे होना, ये आपको बता दिया है। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप है, यानी संस्कृत वाले शब्दों को हम सरलीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो। सिंपल। अब कुछ शब्द हैं वो देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अंतर कितना है, और ये शब्द तो हमें आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इसमें तद्भव और तत्सम दोनों मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं कि अच्छे से याद रहे। अंधकार तत्सम शब्द है, इसको कर दिया हमने बदल करके अंधेरा। अमित्र, जो मित्र नहीं हो,
उसको हमने बदल करके सरल करके लिख दिया अमित। जो भी बदल करके लिखा है, संस्कृत शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, उनको हमने परिवर्तन करके सरल बना करके लिखना शुरू कर दिया, वो सारे के सारे तद्भव शब्द। सीधा सा है, अज्ञान अज्ञान, अशीति 80, 80 की संख्या है। अवगाध डूबना, अवगाह अज्ञानी अनजाना। ये शब्द जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे तत्सम हैं और ये तद्भव है। यहाँ ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितने शब्द हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ समझाने का सिर्फ इतना ही है कि ये सब तत्सम हैं, इनसे बदले हुए शब्द ये हैं। ये PDF आपको खुद को पढ़ने, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब हमने एक भेद पढ़ा है, कौन से वाला? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब दूसरे वाला भेद हम पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर। कितने? 3। रूढ़, यौगिक और तीसरा है योग रूट। प्रश्न आता है, 4 शब्द देकर के उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा शब्द रूट है या कौन सा यौगिक है, कौन सा शब्द योग रूट है। तो सबसे पहले हम देखें कि रूढ़ का मतलब क्या होता है। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ तो होता है प्रसिद्ध। शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ। इस शब्द का अर्थ यानी रूढ़ को प्रसिद्ध जो होता है उसको रूढ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हिंदी भाषा में संरचना हम देखें कि शब्द कैसे बने हैं, तो मैं 2-3 शब्द लिखता हूँ। कल, ठीक है, जलज, अब इन शब्दों को हमें देखना है कि ये बने कैसे हैं। कई शब्द मिलकर के बने हैं, उपसर्ग प्रत्यय मिलकर के बने हैं, या कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो इनकी स्थिति देखिएगा। कल शब्द है कै और ल। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी जो 2 शब्दों से मिलके नहीं बने होते। एक ही शब्द होता है, उसका एक अर्थ होता है। यदि उनके टुकड़े हो गए तो वो शब्द रूढ़ नहीं रह जाता। जैसे दूसरे वाला हम देखते हैं, पुस्तक और आलय। आलय का मतलब होता है स्थान, पुस्तकों का स्थान। इस शब्द की हमने संरचना देखी है, तो ये कितने शब्दों से मिलके बना है, तो हमने पाया कि ये तो 1 और 2 शब्दों से मिलके बना है। और इसकी शर्त ये होती है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। संधि की भी यही शर्त होती है। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, तो इसको कि हम क्या कहेंगे, यौगिक। ये वाला शब्द जो पुस्तकालय है ये यौगिक है, और कल शब्द जो है ये रूढ़ है, और योग रूढ़ क्या है, जलज है। आप तीनों को देखें अच्छे से। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं होते।
जिसके खंड नहीं होते हो, जो दो शब्दों से मिलकर के नहीं बना हो। जल, नल। अब ये जल है, इसके हमने टुकड़े कर दिए। अब आप कहेंगे टुकड़े तो हो गए, लेकिन टुकड़े करने, खंड करने के साथ साथ नियम ये भी होता है कि इनका अर्थ होना चाहिए। जय का क्या अर्थ निकलेगा, लय का क्या अर्थ निकले, कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन सारे शब्द ऐसे नहीं होते। एक ये भी देख लेना आप जैसे मैंने इसी तरह के सारे शब्द आप देखेंगे, दो दो अक्षर वाले जो हैं, ये तो सारे ही ऐसे होते हैं, तो सारे ऐसे नहीं होते। खग लिखा है, इसके टुकड़े कर दिए मैंने ख और गए। आप कहेंगे इनका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, ये भी रूढ़ है, लेकिन ये रूढ़ नहीं है। इसका अर्थ निकलता है, ख का मतलब होता है आकाश और गय का मतलब होता है गमन करने वाला। आकाश में जो भी गमन करता है, चलता है, उसको कहा जाता है खग। इसलिए ये भूल ना करें कि दो शब्दों से, दो वर्णों से, ये चार वर्णों से मिलकर के, दो व्यंजनों से मिलकर के जो भी शब्द बना है वो सारे रूढ़ नहीं होते हैं, कुछ यौगिक भी होते हैं। जैसे खग यौगिक है, नहीं कि रूढ़ है। तो हमें पढ़ना क्या है, अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं होते हों, जो दो शब्दों से मिलके नहीं बना हो, जिनका एक अर्थ होता हो, वो क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। यौगिक, जो दो शब्दों के योग, दो या अधिक शब्दों के योग से बना, वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। यौगिक शब्द बहुब्रीहि समास के ज़्यादातर उसके सारे उदाहरण यौगिक ही होते हैं। कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे पुस्तकालय शब्द मैंने आपको बताया, पुस्तक प्लस दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों का योग होने से यह शब्द बना है पुस्तकालय, और दोनों का ही अर्थ भी निकलता है। तो ये दो शब्दों या अधिक कि योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। अब ये वाला जो मामला है, योग रूढ़, जिसमें शब्दों का योग भी हो, यानी शब्द जुड़ करके भी बना हो, और रूढ़ भी हो। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, प्रसिद्ध। अब यहां देखिएगा, जलज शब्द है, जलद और जलज, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। जलज किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कमल को कहते हैं। ये दो शब्दों के योग से बना जल और जल। जो जल में जन्म लेता है वो कहलाता है जलज। जितने भी जीव जंतु जो जल में पैदा होते हैं, जितनी भी वनस्पति है जल में पैदा होती है, वो भी जलज है। और जितने भी पेड़ पौधे, कुछ भी पैदा होता है, जो भी जल में पैदा होता है, वो सारे के सारे जलज होते हैं। लेकिन एक समय के साथ क्या है कि इसका जलज शब्द का जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया एक अर्थ में, यानी कि किसके, कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया। जलज कहते ही हम जल में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु वनस्पति की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है, एक ही चीज़ की तरफ जाने लग गए, कमल की तरफ। इसका अर्थ जो है वो एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया, कमल के लिए। तो ये जो शब्द है ये यौगिक, दो शब्दों से मिलकर के भी बना है और एक अर्थ में प्रसिद्ध भी हो गया।
इसलिए इसको कहा जाएगा योग रूट। ये जो PDF है इसमें सारी सूची दी हुई है, कितने सारे शब्द हैं जिनको हमें एक एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये साहित्य संधान हिंदी व्याकरण है, इसको आप ले लेना, सब कुछ एज इट इज मिलेगा आपको। अब मित्रों, हमने दूसरा भेद पढ़ा है, व्युत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूट, जिसके खंड नहीं होते हैं, जो एक ही शब्द होता है, और यौगिक, जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बना, मिलकर के बना, और योग रूट, जो 2 शब्दों के योग से तो बना है लेकिन किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, एक विशेष अर्थ देने लग गया हो, किसी एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गया, तो वो कहलाएगा योग रूट। अब ऐसे बहुत सारे शब्द एक बार PDF में देख लें। ये हो गया शब्द का दूसरा भेद। और बड़ा करने की आवश्यकता है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हों, अर्थात इन शब्द का विच्छेद करने पर, खंड करते हैं तो सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध, जैसे कान शब्द, कान का विच्छेद करने पर का और न हुआ, लेकिन का भी कोई अर्थ नहीं है, न का भी कोई अर्थ नहीं है कान के संदर्भ में, दोनों खंड निरर्थ हैं। इस प्रकार जल, कल, कोई अर्थ नहीं है, तो इसके टुकड़े नहीं हुए, ये इन शब्दों के टुकड़े होते ही नहीं, खंड होते ही नहीं। अब ऐसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम रूढ़ कह सकते हैं? आग, कोई विच्छेद नहीं होता इसका। आलू, ऐरावत, विच्छेद नहीं होता इसका। कल, कप, कठिन, कान, किताब, कुर्ता, कुआं, कौवा, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके खंड नहीं होते। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द। ये पुस्तक की PDF में आप एक बार सरसरी तौर से या फिर देख लेनी चाहिए, जिससे हमें ध्यान में रहता है। अब यौगिक शब्द मैं आपको बताता हूं। यौगिक शब्द, योग से बनने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने। सार्थक जब टुकड़े करते हैं तो उनका अर्थ होने चाहिए। जैसे पुस्तकालय, मैंने पुस्तक, आले, पुस्तक का भी अर्थ निकलता है और आले का भी अर्थ निकलता है, स्थान, आले का अर्थ स्थान होता है। तो यौगिक शब्द इनके खंड सार्थक होते हैं। जब इनको खंडित करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो दोनों का अर्थ निकलता है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। इसी बीच में मित्र एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा। बहुत पहले ग्रेड 2 में ये प्रश्न आया था, इसका अर्थ क्या होता है? रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये 3-4 ऑप्शन थे। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, लाइन होती है, उसका नाम होता है रेल, और उसके ऊपर चलने वाली गाड़ी कहलाती है रेलगाड़ी। तो ये जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। रेल का अर्थ समझ गए, रेलिंग या फिर पटरी, और उस पर चलने वाली गाड़ी, 2 शब्दों के योग से बनी, इसलिए विच्छेद करने पर दोनों ही खंड अर्थयुक्त हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अतः ये शब्द क्या है? यौगिक है। ये जितने भी शब्द सब यौगिक है। अन्वेषण, क्या लगता है? ये संधि पढ़ेंगे तब ऐसे शब्द आएंगे बहुत सारे। अनुवेषण, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, और ऐषण, यण संधि।
दो शब्दों के योग से बना है। ऐसे शब्द मैंने इस पुस्तक में खूब सारे डाले हैं, जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं छांट छांट करके डाले हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, कृपालु, ये सरल हैं। ये सारे शब्द तो आप देख, चिकित्सा प्लस आले, ये तो सरल शब्द हैं। कुंती प्लस ए, और कुछ पर्यवेक्षण, परि प्लस इक्षण, ये बहुत सारे शब्द ऐसे। महेंद्र, महा, ये वाला मही प्लस इंद्र, इसको महा इंद्र करते ही गलत हो जाता है। ये संधियों में पढ़ेंगे हम आगे। ये सारे शब्द देखें आप, कोई सा भी शब्द देख लो, ये दो दो शब्दों से मिलकर के बने। अब आगे वाला हम देखते हैं। यहाँ क्लास में सिर्फ इतना बताया जा सकता है, समझने के लिए पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। अब योग रूढ़ शब्द और देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द से क्या अभिप्राय है? वे शब्द तो यौगिक तो होते हैं, परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी विशेष अर्थ देने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको जलज शब्द बताया था, जलज का अर्थ तो होता है, सामान्य अर्थ क्या हुआ, जल में जन्म लेने वाला, लेकिन वो अपना सामान्य अर्थ उसने छोड़ दिया और कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कमल के लिए अर्थ देने लग गया, तो वो कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो योग रूढ़ कर, जैसे जलज पानी, जन्म लेने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, किंतु ये शब्द कमल रूढ़ है, तो योग रूढ़ है। घनश्याम, घन और श्याम, काला बादल होता है इसका अर्थ तो, लेकिन घनश्याम कहते ही हम समझते क्या है, श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीत पीला, अम्बर पीला वस्त्र, साधारण अर्थ इसका ये होता है, लेकिन ये अपना साधारण अर्थ छोड़ करके श्री कृष्ण के अर्थ में रूढ़ हो गया, श्री कृष्ण के अर्थ में अर्थ देने लग गया ये शब्द। यानी कि पीताम्बर कहते ही हम क्या समझते हैं, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, या नीले कंठ वाला, अर्थ तो इसका साधारण ये हुआ, जो जिसका नीला कंठ है, चाहे वो मोर ही क्यों ना, सब नीलकंठ ही कहलाएंगे, लेकिन वो साधारण अर्थ नहीं छोड़ दिया सब ने, और शिव जी यानी भगवान शिव के संदर्भ में रूढ़ हो गया। ये जितने भी कलकंठ, ये ध्यान रखें, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं, बहुब्री समास पढ़ें और आपको लगे कि इस शब्द में बहुब्री समास है, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, योग रूढ़ होगा, योग रूढ़ शब्द। तो हमने शब्द पढ़े हैं तो 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसके बाद शब्द के अर्थ, ये एक और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल। अर्थ के आधार, तीसरे वाला जो है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। अर्थ सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक में मैंने आपको बताया था चाय, निरर्थक में हो गया वाय, पानी, वाणी। यहां सिर्फ बताने का मतलब ये नहीं है कि इतने से काम चल जाएगा। सार्थक शब्द का अर्थ और निरर्थक का अर्थ बताना यहाँ उद्देश्य रहा है, लेकिन सार्थक शब्द होते कौन कौन से हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। सार्थक शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी,
एकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हम अब इसमें जो भेद हैं, इसके तो कोई भेद होते नहीं। निरर्थक शब्द का क्या भेद होगा? सार्थक के भेद होते हैं। प्रश्न ये जरूर ध्यान में रखो, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने होते हैं। प्रश्न बनता है, इसके उत्तर हुआ कि 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? जितने भी पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वर्गीकरण इसमें किया गया है। अब इनको पढ़ना है मित्रों, पर्यायवाची शब्द। थोड़ा सा बताता हूं कि हम कहाँ गलती करते हैं। पर्यायवाची का मतलब हूबहू अर्थ नहीं होता। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द अपना अलग भाव रखता है, अलग अर्थ रखता है। जैसे मैं लिखता हूं अरुण, सूर्य के पर्यायवाची लिख दिनकर, रवि। कविता में आप देखेंगे एक पर्यायवाची शब्द को हटा करके दूसरा रख देंगे, अर्थ बदल जाएगा। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द अपना अलग अर्थ रखता है, हूबहू अर्थ नहीं रखता। समान अर्थ रखता है लेकिन हूबहू अर्थ नहीं रखता है। अरुण, आप समझेंगे आप, ये तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, कभी सूर्य की जगह कभी कोई सा लिख दो, कभी कोई सा लिख दो, तो ये गलत होता है। अरुण, उदयाचल, उदय होते हुए सूर्य के लिए सदैव अरुण शब्द काम में आएगा। मध्य गगन में जब सूर्य आता है तो दिनकर काम में आएगा। और रवि शब्द जो है ये अस्त होते हुए सूर्य के लिए ही प्रयुक्त होता है। किसी कविता में देखेंगे आप, यदि अरुण की जगह रवि कर दिया, रवि की जगह अरुण कर दिया, तो अर्थ ही बदल जाएगा। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द इसी तरह से होते हैं। बुद्धि, मति, मनीषा, दिमाग, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इनका अर्थ अलग होता है। तर्क वितर्क के लिए बुद्धि शब्द काम में लिया जाता है, चिंतन के लिए मति शब्द काम में लिया जाता है, लेकिन असल में होती है दिमाग की पर्यायवाची। हर पर्यायवाची अपना अलग अर्थ रखता है। विलोम शब्द, बहुत सारे शब्द विलोम होते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम विलोम मान के चलते हैं। अंधेरा, उजाला विलोम है। स्त्री का विलोम क्या होगा? पुरुष। यही तो पढ़ रहे हैं। स्त्री का विलोम क्या हुआ? पुरुष। स्त्री का पुरुष विलोम उल्टा होता है क्या, या पूरक होता है? स्त्री का पुरुष विलोम नहीं होता, स्त्री का पुरुष होता है पूरक। मानव जो शब्द है ये दो से बना है। मानव, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों से मिल करके, दोनों को मिला जुला रूप, मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? मानव। किसको कहेंगे आप? स्त्री को कहेंगे मानव या पुरुष को कहेंगे? दोनों का मिक्स रूप। तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों मिल करके क्या बनते हैं? मानव बनते हैं। तो स्त्री पुरुष का पूरक होता है। इसके बिना, पुरुष के बिना स्त्री आधी होती है, अधूरी होती है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा होता है। तो ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। तो विलोम कैसे हुआ? उल्टा कैसे हुआ? होता ही नहीं है। तो बहुत सारे, लेकिन ये परंपरागत तरीके से वही स्थिति है जैसे हम कह गए अड़े, यही हमें पढ़ाया गया, लेकिन अड़े तो होता ही नहीं है, उस जगह पर न होता है। ठीक है, ऐसे ही स्त्री का विलोम पुरुष पढ़ा दिया गया, लोग पढ़ रहे हैं, चल रहा है। ये बहुत सारी सब इस तरह की समस्याएं आएंगी।
एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता ही नहीं। अनेकार्थी एक शब्द जैसे हाथ को हम कर कहते हैं, कर संस्कृत में कहते हैं, कर टैक्स को भी कहते हैं, दो अर्थ हो गए। अंबर आसमान को भी कहते हैं, वस्त्र को भी कहते हैं, अनेक अर्थ हो जाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक, बहुत सारे शब्द सुनने में समान लगेंगे लेकिन अर्थ भिन्न होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अंगना और अंगना सुनने में कोई अंतर लगता है क्या? एक जैसे हैं दोनों। श्रुति सम, सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं। अंगना का अर्थ स्त्री होगा और अंगना का अर्थ आंगन होगा। वीरांगना, वीर की पत्नी, वारांगना वेश्या। सुनने में समान, श्रुति सम, श्रुति कान को कहते हैं। सुनना, सुनने में श्रुति सम, सुनने में समान लेकिन अर्थ क्या देते हैं? भिन्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संक्षिप्त करके छोटे छोटे शब्द बनाए गए हैं। तो ये जो है कहने का मतलब ये है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ेंगे तो ये दो प्रकार के होंगे, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई भेद नहीं है। और सार्थक के बारे में हम पढ़ेंगे तो सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये इसके भेद हो गए। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आगे वाला जो है चौथा ऑप्शन प्रयोग के आधार पर, वो विस्तृत है और वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी में सबसे ज़्यादा बच्चों के प्रश्न गलत होते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं। अभी काफ़ी समय हो गया, कल हम पढ़ते हैं इससे आगे का प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। धन्यवाद।